विषय हिंदी, कक्षा 7, अध्याय 6, नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। यहाँ बता रही हैं महादेवी जी कि उन्होंने ड्राइवर को आदेश दिया किधर जाने के लिए, जो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान थी। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही, चिड़िया वाले का क्या नाम था? बड़े मियाँ। दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। किसने कहा? बड़े मियाँ ने महादेवी जी से। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। अब जो बड़े मियाँ हैं वो महादेवी जी को बता रहे हैं कि आपने 2 मोर के बच्चे लेने के लिए कहा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। अब जो बड़े मियाँ हैं, जो दुकानदार हैं, वो बता रहे हैं। किसको? लेखिका महादेवी जी को। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? डालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही खराब है। अब बड़े मियाँ कह रहे हैं, ये जो रोज़गार है ये बहुत ख़राब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई स्टेशन नहीं है। जो बड़े मियाँ हैं वो बहुत बोलते हैं, वो जब बोलने पे आ जाते हैं तो रुकते ही नहीं हैं। महादेवी जी ये बात बता रही हैं यहाँ। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? अब महादेवी जी पूछ रही हैं कि अब ये ज़्यादा बातें न बनाकर ये बताओ कि जो मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाल के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। जिसमें उन्हें बिठा रखा था वो पिंजड़ा कैसा था? बहुत छोटा था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। मतलब कितने लिए थे उसने चिड़ी मार ने? बड़े मियाँ से 30 रुपये। बार बार कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुझी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के। अब जो दुकानदार है वो कह रहा है 30 रुपये तो जो मैंने दिए थे और 5 रुपये मुझे अपने लिए चाहिए इनाम के। देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अब प्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव के पर लगे हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अब यहाँ लेखिका कह रही हैं कि लोगों ने कहा कि आपको तो ठग लिया, ये मोर नहीं है, तीतर है। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। अब उन्होंने क्या किया कि उनके खाने का इंतज़ाम किया।
वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रत्ती कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। गुप्तवास होता है छुप जाना, मतलब किसी के सामने निकलना नहीं। कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। अब लेखिका बता रही हैं कि जो खिड़कियां थी उनमें तो जाली थी, लेकिन दरवाजे को उन्हें बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असहाय कही जाएगी। अब यहाँ लेखिका बता रही हैं कि उनकी एक बिल्ली थी। वैसे तो बहुत सीधी थी, उसने कभी चूहे पर भी हमला नहीं किया, लेकिन उन्हें डर लगता था कि कहीं इन पर हमला न कर दे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, मतलब जो उनके यहाँ कबूतर थे वो उन दोनों को देखकर नाचना तो छोड़ गए और दौड़ने लग गए और उनके चारों ओर घूम घूम कर कुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। वहाँ खरगोश भी थे, तो वो क्या करने लगे, सब बैठ गए और उनका निरीक्षण करने लगे कि ये कौन आया है। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांत देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। जो लेखिका 2 मोर के बच्चों को लेके आई थी, उनका नाम नीलकंठ और राधा रखा था उन्होंने। तो जैसे ही वर्षा ऋतु का मौसम होता था तो वो क्या करते थे, वो खुश हो जाते थे और तब उनकी मंद कैका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिम झिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। मतलब उतना ही खुश होके जो नीलकंठ था, जिसका नाम रखा था लेखिका ने, जो मोर था, वो बहुत ही नृत्य करता था और उसकी कैका का स्वर उतना ही मंद से मंद होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। जब वर्षा बंद हो जाती तो वो क्या करता था, दाहिने पंजे पर दाहिना और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से
नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। अब यहाँ बता रही हैं लेखिका कि एक बार फिर उन्हें नखास कोने, जहाँ ये पक्षी मिलते थे, वहाँ से जाना हो रहा था। तो जो बड़े मियाँ थे उन्होंने उन्हें रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। अब यहाँ लेखिका कह रही हैं कि उन्होंने सोचा कि इस बार मैं किसी भी पिंजड़े की तरफ नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भीषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर उसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोल ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। अब लेखिका बता रही हैं कि जो घायल मोरनी थी उसे वो अपने साथ ले आई। कितने रुपए में? 7 रुपये में। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। उसका नाम क्या रखा गया? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। अब क्या हुआ कि वो जो पहले लेके आई थी महादेवी जी, दोनों नीलकंठ और राधा, जिनका नाम रखा था मोर के बच्चों का, वो साथ रहते थे। लेकिन अब कुब्जा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। जब वो साथ रहते थे तो वो उन्हें मारने भागती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। मतलब जो कुब्जा थी वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन नीलकंठ उससे दूर भागता था। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। मतलब जो राधा ने अंडे दिए थे उन्हें भी उसने कुब्जा ने फोड़ दिया। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। मतलब जो नीलकंठ था वो कई बार क्या करता था, जाली के घर से निकल भागता था। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के साइड पर छिपा रहा। अब लेखिका बता रही हैं कि एक बार क्या किया था उसने, वो छुप के बैठ गया, कई दिन तक भूखा प्यासा रहा। फिर लेखिका गई, उन्होंने उसे वहाँ से उतारा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन में बाद सब में मेल हो जाएगा। मतलब अब लेखिका सोच रही हैं कि सब मिलजुल कर रहने लग जाएंगे कुछ दिन में। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों?
का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। अब लेखिका बता रही हैं कि जो नीलकंठ था वो मर गया था और लेखिका उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले गई थी। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट गया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। मतलब जो राधा थी वो तो बेचारी ऐसे ही दुखी बैठी रही, लेकिन जो कुब्जा थी वो ढूंढने लग गई कि नीलकंठ कहाँ गया। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती जो उन्होंने लेखिका ने पाल रखी थी, जो उनकी डॉगी थी, उसका नाम रख रखा था उन्होंने कजली, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। मतलब अब बता रही हैं लेखिका कि जो कुब्जा थी वो वैसे ही सबसे बदमाशी करती रहती, घृणा करती रहती थी, तो उसने क्या किया कि उनकी जो डॉगी थी उस पर हमला कर दिया। तो उसने, कुतिया ने क्या किया कि उसकी गर्दन पर 2 दांत मार दिए और वो वहीं मर गई। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी कैका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। मतलब अब कौन रह गया था? राधा बची थी अकेली। तो वो क्या करती थी, वो जैसे ही बारिश का मौसम होता था तो अशोक की डाल पर बैठकर अपनी आवाज़ को तेज़ करती थी। वो सोचती थी शायद नीलकंठ कहीं से आ जाए। धन्यवाद।